आज हम कक्षा 8 का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। देखिए, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उनमें से बहुत सारे छोटे हैं और बहुत सारे बड़े भी हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है, आइए हम सूक्ष्म जीवों के महत्व और शत्रु के बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। परिभाषा आई है सूक्ष्म जीव की, तो अपने को बताना है सूक्ष्म जीव जो हम केवल आंखों से नहीं देख सकते, यानी कोई यंत्र की आवश्यकता होती है। एक एग्जाम्पल बता रखा है, साथ में उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या है, यह कहाँ से आई? देखिए, वर्षा ऋतु के अंदर अपने जैसे रोटी है, ब्रेड है, ये ज़्यादा खराब होने का चांस होता है, ज़्यादा खराब होती है, जल्दी ही सड़ने लग जाती है, उसके ऊपर कवक लग जाते हैं और इन जो धब्बे होंगे उनको हम आवर्धक लेंस की सहायता से अगर देखेंगे तो हमें वो संरचना वो दिखाई देती है। बताइए ये कहाँ से आई है? जैसे आपको बताते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। एक क्रियाकलाप दे रखा है और क्रियाकलाप के अंदर बता रखा है कि बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और इसमें जल डालिए। मिट्टी की कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? अब देखिए, हमने क्या किया है, बगीचा है, कोई मैदान है, वहाँ से एक मुट्ठी है वो मिट्टी उठा कर लाए हैं, फिर उसको किसी बीकर में डाल देते हैं, पानी मिला देते हैं और फिर वो पानी है वो तली के अंदर बैठ जाता है। फिर उसकी जो एक या दो बूंद लेकर के स्लाइड के ऊपर लेकर के और सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो उसके अंदर अपने को बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव है वो नजर आते हैं। एक दूसरा भी क्रियाकलाप कर रखा है, क्रियाकलाप 2.2। इसमें क्या किया है, तालाब या पुकार से जल की जो कुछ बूंद लेनी है और वही सिस्टम करना है, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रेक्षण कीजिए, तो भी उनके अंदर क्या होगा, बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव जो होंगे वो गति करते हुए नजर आएंगे। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी व पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित होते हैं। तो हम बात करते हैं, चाहे हवा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे वो जल हो, उसके अंदर बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव है वो विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। अब सूक्ष्म जीव इतने ज़्यादा छोटे होते हैं जिनको
क्या करते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, और कोई ना कोई यंत्र की आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। अब जो आवर्धक जो लेंस होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ब्रेड के ऊपर जो काले जो धब्बे दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कवक। अब कवक है, उनको क्या है, हम लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिना यंत्र के अपने को दिखाई नहीं देते। बिना यंत्र के ये दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बिना यंत्र के सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना यंत्र के दिखाई नहीं देते। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग, यानी सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। अब कौन कौन से जो 4 वर्ग है अपने को बताना है, 4 वर्ग कौन कौन से हैं। अब सबसे जो पहला जो वर्ग आता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 वर्ग है। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक बार दोबारा सुनो, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल जो होते हैं। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ चित्र भी दिखा रखे हैं, चित्र भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए चित्र है, ये जीवाणु का चित्र है, ये भी जीवाणु का चित्र है, और ये शैवाल है, और ये अमीबा, पैरामीशियम, ये कवक के चित्र है, राइजोपस, पेनिसिलिन, एस्परजिलस। ये क्या है, कुछ जीवाणु और जो कवक है कि जो है वो चित्र दिखाई दे रखे हैं। अब विषाणु के बारे में, विषाणु अगला जो टॉपिक है, विषाणु यानी वायरस, इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, भी सूक्ष्म होते हैं यानी छोटे होते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल प्रपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। यानी प्रपोषी के अंदर पेड़ पौधे हो सकते हैं और या जीव जंतु हो सकते हैं, इनके अंदर गुणन करते यानी अपनी जो संख्या है वो बढ़ाते हैं। विषाणु का जो चित्र है वो दिखा रखा है, देखो ये चित्र विषाणु का दिखा रखा है, ये देखो विषाणु का चित्र है, ये विषाणु का चित्र है, एक वायरस का चित्र दिखा रखा है। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा या फ्लू अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ रोग जैसे पोलियो व खसरा विषाणु द्वारा होते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ से कि जैसे विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताइए, तो आपको बताना है जुकाम, इन्फ्लुएंजा या फ्लू और खांसी, पोलियो, खसरा। ये देखो ये क्या विषाणु के द्वारा होते हैं, नोट करना साथ साथ के अंदर कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा ये विषाणु के द्वारा होते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो एक और भी बनता है इसके अंदर कि अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ जैसे जो अमीबा दिखा रखा था, अमीबा का चित्र देखो आप, ये अमीबा का चित्र है। इससे ये पेचिस जो रोग है ये करता है, ये प्रोटोजोआ ही है। अतिसार व मलेरिया मादा एनोफिलीज के द्वारा जो होता है
ये वाहक होता है इसके मलेरिया का। तो अतिसार व मलेरिया आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्रोटोजोआ जनित 2 रोगों के नाम बताइए, तो अपने को करना है अतिसार व मलेरिया। और ये पूछे दूसरा कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताइए, तो एक टाइफाइड होता है, एक 6 रोग टिब्बी बोलते हैं जिसको, टाइफाइड व 6 रोग है वो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जो वर्णन है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये देखो चित्र दिखा रखे हैं, ये चित्र है स्पाइरल जीवाणु का, छड़नुमा जीवाणु का। ये क्लेमाइडोमोनास जंतु व पादप कोशिका की एक बीच की कड़ी, ये सेवाल है स्पाइरोगायरा। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, एक कोश के जीव है ये दोनों। और ये यहाँ देखो आप कुछ कवक जो दे रखा है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, ये कवक है। ये वायरस यानी विषाणु का चित्र है। अब अगला टॉपिक ये आता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। अब देखो सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए कोई ये तो है नहीं कि कोई जगह बनाई गई है, तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव आप ये मानो कि जो हर जो स्थान जो है ना वहाँ पे सूक्ष्म जीव है वो उपस्थित होते हैं। जैसे पढ़ के देखते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोश के हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ, शैवाल, प्रोटोजोआ, ये एक कोश के हो सकते हैं, और बहुकोश के भी हो सकते हैं, शैवाल एवं कवक। सूक्ष्म जीव एक कोश के भी हो सकते हैं, उसका एग्जाम्पल हमने जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ का बताया। और बहुकोश के भी हो सकते हैं, जैसे शैवाल और कवक के बताया था। हमने 4 प्रकार बताए थे। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को 4 प्रकार में बांटा था। जीवाणु, ये देखो यहाँ पे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये इसके 4 वर्ग बताए थे। यह बर्फीले शीत से उष्ण गर्म स्रोतों हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। देखो ये ठंडी जगह में भी, ठंडी कितनी, बर्फ के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। और गर्म जो स्रोत जो होते हैं, गर्म जो जगह जो होती है वहां पर भी ये जीवित रह सकते हैं। हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल व दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल कितना गर्म होता है, मरुस्थल कितना फैला हुआ होता है, दलदल कोई भी जो जगह हो वहां पर ये पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में के अंदर भी पाए जाते हैं। यानी अपने जंतुओं और जो है यानी मनुष्य भी है, उनके शरीर में भी जो विषाणु है, सूक्ष्म जीव है, वो पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा ऐसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बना रखा है, अमीबा सूक्ष्म जीव जो होता है ना वो अकेला रह सकता है, जबकि कवक और जो जीवाणु जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, समूह में रहते हैं। कवक और जो जीवाणु ये क्या करते हैं, समूह में रहते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव और हम, ये देखो अपने जीवन के अंदर क्या भूमिका है, किस प्रकार से हमें रोगग्रस्त करते हैं, किस प्रकार से हमें ये लाभ पहुंचाते हैं, तो इनके बारे में दे रखा है। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है, कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक है। आइए हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव। अब देखो मित्र किस तरह से है सूक्ष्म जीव।
सूक्ष्म सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। देखो दही बनती है सूक्ष्म जीवों से, ब्रेड और केक इनके बनाने में किया जाता है। और प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल यानी शराब बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। देखो कितनी सारी बातें बता रहे हैं। कुछ खाद्य पदार्थ दही, ब्रेड और केक भी बनता है, एल्कोहल भी बनता है इनसे, और इसके अलावा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियां व छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। देखो कार्बनिक जो अपशिष्ट जैसे सब्जी के छिलके हो सकते हैं और जंतु के अवशेष हो सकते हैं, विष्ठा यानी गोबर, इनका जीवाणु के द्वारा अपघटन कर लिया जाता है, यानी वापस ये मृदा में मिल जाते हैं। तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु के द्वारा। तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन व कृषि में मृदा की उर्वरकता वृद्धि करने में किया जाता है। तो देखो इससे औषधि भी बढ़ती है, दवाई भी बढ़ती है विषाणु से यानी सूक्ष्म जीवों से, और मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाते हैं, और इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। तो देखो कितनी सारी बातें बताई है इसके अंदर कि सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो इसमें नोट करना कि सूक्ष्म जो जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, दही, ब्रेड, केक बनाने में इसका उपयोग होता है, एल्कोहल बनाने में भी होता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी होता है, और कार्बनिक अपशिष्ट जो जंतु अवशेष है, छिलके हैं और विष्ठा है, इनका भी अपघटन जीवाणु के द्वारा किया जाता है। औषधि निर्माण भी होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाते हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन की जो मात्रा है पर्यावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर, तो उसकी जो मात्रा है वो नियत बनाए रखते हैं। यानी कितनी मात्रा होती है? 78% अपने नाइट्रोजन है। तो इसके अंदर है अपने एक जीवाणु जो होता है, और उस जीवाणु का जो नाम होता है जीवाणु राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है। वो क्या करता है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है दही एवं ब्रेड बनाना। कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है जीवाणु के द्वारा। अब देखो दही व ब्रेड बनाना, देखो दही व ब्रेड बनाना भी बता रहे हैं आपको किस तरह से बनता है। दही आपने बनाया होगा कभी। अब देखो एक दादी माँ का नुस्खा दे रखा है कि हमने अपनी माँ को गर्म यानी गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते देखा और दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? अब देखो दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है, लेकिन कैसे बन गया? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। बहुत ही अच्छी बात बताइए, लैक्टोबैसिलस नोट करना। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो जीवाणु जो होता है उसका नाम लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं जीवाणु। पनीर, चीज यानी अनार, अनेक खाद्य पदार्थ के उत्पादन में ये सहायक है। रवा
यानी सूजी, इडली, भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों है? देखो हमारे यहाँ पे जैसे दही बनती है वो भी सूक्ष्म जीव, उसके अंदर सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जिनका सूक्ष्म जीव का जो नाम होता है लैक्टोबैसिलस होता है। लेकिन ध्यान देना, ये लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे लाभ होते हैं इनसे। अब क्रियाकलाप 2 दे रखा है 2.3। एक बर्तन के अंदर आधा किग्रा आटा अथवा मैदा लेकर थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। यानी एक आधा किलो आटा लेना है या मैदा लेना है और चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए। थोड़ी सी मात्रा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंद लीजिए। 2 घंटे बाद क्या देखते हैं और आपने गूंदे हुए मैदे में उठा हुआ फूला हुआ पाया। देखो थोड़ा सा डाला है इसके अंदर, ये ऊपर वाला जो बर्तन दिखा रखा है इसके अंदर क्या डाला हुआ है? इसके अंदर है चीनी और आटा यानी गर्म पानी, और उसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल दिया था ना, तो वो किस तरह से उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। देखो ये क्यों भूल गया कि ईस्ट जो होगा वो क्या करेगा? जनन करेगा, और जनन करने से क्या हो जाएगी? जनन करने के बाद में जो श्वसन क्रिया होगी और श्वसन क्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ेगी, और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। जबकि बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। थैंक यू। आप जो जितना काम बताया है, जितना पाठ पढ़ा है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ के याद कीजिए, और साथ साथ में जो अंडरलाइन की है कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है उन पर विशेष रूप से अपने को ध्यान देना है, और बार बार अभ्यास करोगे तो ये जो पाठ है वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।